हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक रीफर्बिश्ड इंडस्ट्री का एक कंपनी है, उसका एक आईपीओ आ रहा है। हम लोग जानेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले तो कि क्या ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है या नहीं है। कंपनी के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे, कितने पैसे उठा रहे हैं, क्या प्राइस बैंड है। सब कुछ जानने के बाद हम लोग एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये कंपनी में पैसे लगाने लायक कंपनी है नहीं है। इसका पीयर एनालिसिस भी करेंगे, साथ ही साथ जीएमपी भी देख लेंगे कि भाई अगर हम लोग मार्केट में अप्लाई करते हैं तो क्या इसमें हम लोग को कोई भी लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बाजार्स का आईपीओ एनालिसिस, जिसका नाम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। अभी अगर आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे तो 23 तारीख से आईपीओ शुरू हो रहा है, 25 तारीख तक चलेगा। 28 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 29 को रीफंड और डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और 30 तारीख के दिन ये मंथ एंड से पहले ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये की फेस वैल्यू पर है, ऑलरेडी प्री स्प्लिट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्राइस बैंड 225 से 237 का है एग्जैक्ट, मतलब एकदम अच्छा प्राइस बैंड है, ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा सस्ता नहीं है, एकदम एक ठीक ठाक है। तो अगर अप्लाई करना है तो 237 पर ही अप्लाई करेंगे। 236.90, 237.10 ऐसा कुछ अप्लाई नहीं करना है। 63 शेयर्स का एक लॉट साइज बन रहा है। अभी सेल टाइप क्या है, फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल का वैसा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टोटल इशू साइज लगभग ये लोग को 450 से थोड़े से ऊपर पैसे चाहिए, 450 करोड़ के आसपास, टू बी प्रिसाइज 460 करोड़ और 43 लाख रुपए चाहिए ये लोग को, जिसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ है और 60 करोड़ रुपीज़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। यानी कि मोटा मोटी 85% तक ये लोग का जो पैसा है वो कंपनी के जेब में जाएगा, जो कि रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा नीचे जाके देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर होल्डर कोटा क्या है, वो सब भी जान लेते हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर क्यू को देखेंगे तो क्यू को 50% मिला है, एच को 15% है, रिटेल के पास 35% है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो सेबी का क्राइटेरिया और जो लॉस वाला जो क्राइटेरिया रहता है, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर सब कुछ सही लग रहा है। 35% रिटेल वालों को मिलता है, जो कि यहाँ पर मिला है। रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट को आपको प्राइस पड़ेगा 14,931 का, मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 14वें लॉट के ऊपर हो जाएगी तो वैसे ही आप एच कैटेगरी में आ जाओगे। अभी अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे 95% प्रमोटर के पास ऑलरेडी है, यानी कि 5% जो दूसरे कोई इन्वेस्टर रहेंगे वो लोग के पास रहेगा, तो पोस्ट होल्डिंग डेफिनेटली इसका इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए कंपनी के बारे में जान लेते और समझते एग्जैक्टली लोग का बिजनेस मॉडल क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये लोग का काम क्या है, रीफर्बिशिंग सर्विसेज फॉर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप एंड आईसीटी डिवाइसेस बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया। कंपनी हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये लोग रिफर्बिश्ड फ़ोन वो सब में नहीं है, जैसे कैशिफाई आप सभी लोग को पता होगा शायद से। कैशिफाई वो सारे इसमें रिफर्बिश्ड है, उसका लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है, टैबलेट भी है, वो सब कुछ रिफर्बिश्ड करता है। बट ये लोग सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप में रिफर्बिश्ड करते हैं, और ये लोग इंडिया में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ यूएस, यूरोप, अफ्रीका और यूएई में भी अवेलेबल है। अभी ये लोग का जो कंपनी का जो ब्रांड नेम है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है, ऑफरिंग सोर्सेज टू रिफर्बिशमेंट टू सेल्स टू आफ्टर सेल सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग वारंटी। ठीक है, तो ये लोग सिर्फ सेल नहीं करते, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और वारंटी भी देते हैं। ठीक है, company offers other value added services such as IT/AD and e-waste management services, warranties, doorstep service, on-site installation, flexible pay option, easy upgrades, assured payback programs, buyback programs and buyback programs for refurbished ICT devices। ठीक है, तो ये लोग ऑन साइट इंस्टॉलेशन करते हैं, डोर स्टेप सर्विसेज देते हैं, वारंटीज देते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन देते हैं कि आपको EMI लेना है, वो लेना है, जो सभी लोग करके देते हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं, और प्रोवाइड टेलर्ड बायबैक solution for laptops and desktop to help large format retail stores such as विजय सेल्स। ठीक है,
फिर OEM ब्रांड स्टोर्स सच एज HP इंडिया, लिनोवो, ये लोग के क्लाइंट है टू रन एफिशिएंट कस्टमर फ्रेंडली बायबैक प्रोग्राम्स फैसिलिटेटिंग सेल्स ऑफ न्यू डिवाइसेस। तो ये लोग क्या करते हैं, अभी जैसे आप विजय स्टोर में गए कभी, ठीक है, विजय सेल्स में गए आप, आपको नया लैपटॉप लेना है, ठीक है, तो मेरे पास एक पुराना लैपटॉप पड़ा है, मैं विजय सेल्स वाले को बोलूँगा आप ये पुराना लैपटॉप ले लो, मुझे नया लैपटॉप दे दो, उसका जो भी पुराने लैपटॉप का जो भी 2-5 हज़ार 10 हज़ार जो भी बनता है वो नए लैपटॉप के प्राइस में एडजस्ट कर देना, ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी एक्सचेंज ऑफर्स वो सब होते हैं। वैसे ही HP और लिनोवो सब भी करते हैं ये सब चीज़ें, वो लोग बाईबैक प्रोग्राम बनाते हैं। तो HP, लिनोवो या विजय सेल्स ये लोग खुद ही वापस बैठ के लैपटॉप, वही लैपटॉप बेचते नहीं है, ये लोग वापस जाके दे देते हैं ये GNG इलेक्ट्रॉनिक्स को, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जो ब्रांड नेम है ये लोग को दे देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार उसके अंदर चेक करेगा, देखेगा क्या खराबी है, क्या कुछ ये लोग को चेंजेस करना है, कुछ रिपेयर सर्विस सब करना है, वो सब करके बाद फिर लोग अपने प्लेटफॉर्म से फिर लोग वो सब बेचते हैं। तो देखा जाए तो ये लोग वो जो बड़े बड़े जो क्लाइंट्स है, विजय सेल्स हो गया, HP हो गया, लिनोवो हो गया, ये लोग से लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप लेके फिर ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, वैसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कंपनी हैव अ सेल्स नेटवर्क विद रिफर्बिश्ड ICT डिवाइसेस बीइंग सोल्ड इन 38 कंट्रीज एज ऑफ March 31st 2025। 38 कंट्रीज में ये लोग का प्रेजेंस है, ठीक है। ये लोग का सेल्स नेटवर्क कितना है, 44,154 का, ठीक है, मतलब 4,000 के ऊपर ये लोग के टच पॉइंट्स है इन इंडिया एंड ग्लोबली। टच पॉइंट्स का सिंपल मतलब है ये लोग के जो इतने सेल्स या सर्विस सेंटर्स जो भी है वो उसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है। कंपनी के पास कितने एम्प्लॉयज़ है, लगभग 1200 एम्प्लॉयज़ है 31 मार्च 2025 तक। तो ठीक है, अभी जब मैं कंपनी के बारे में रिसर्च करता ना, हम लोग फाइनेंशियल से देखेंगे, कंपनी के बारे में जब मैं रिसर्च करता हूँ तो मुझे पता नहीं था कि रिफर्बिश मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है, क्या ये ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो मैंने ये आर्टिकल पे यहाँ पर देखा, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, IPOcentral.in का ये मैंने यहाँ पर ये पढ़ा था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इधर देखो, अगर आप ये वाला चीज़ देखोगे यहाँ पर, एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इंडिया मिरर्स दिस ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड इंडिया मिरर कर रहा है, तो अगर सबसे पहले ये लोग अगर देखें, ग्लोबल रिफर्बिश्ड मार्केट ICT मार्केट इज ऑन अप ट्रेंड कर्व, ठीक है, फ्रॉम USD 9.7 बिलियन इन 2018, अभी वो 14.4 बिलियन हो गया था 2023 में, ठीक है, 9.7 बिलियन था 2018 में और 14.4 बिलियन हो गया 2023 में, और ये 22 CAGR 22% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से ये ग्रो कर रहा है। और वही सेम ये लोग प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, या वही सेम ये लोग बता रहे हैं कि इंडिया में भी वही ट्रेंड आ रहा है। पहले 1,700 करोड़ का था 2023 में, और ये लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2028 आते आते 7,000 करोड़ का हो जाएगा, जिसमें ये लोग का अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो 32% का CAGR आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक यहाँ पर लग रहा है कि भाई ये मार्केट तो ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि ये रिफर्बिश मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि मैंने कभी रिफर्बिश लैपटॉप या रिफर्बिश्ड फ़ोन वो सब मैंने कभी खरीदे नहीं है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है ज़रा भी, ठीक है। बट अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया है इसका, या कितना ग्रोइंग है, या जो भी है, ये डेटा सही है गलत है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उधर भी जाके वो रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स देखने से पहले अगर आप लोग यहाँ पर ये लाइन पढ़ोगे तो रेवेन्यू ये लोग का इंक्रीज हुआ 24% से, और प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लोग का इंक्रीज हुआ 32% से 2025 में एज कम्पेयर टू 2024। तो फाइनेंशियल्स के डेटा देख लेते हैं, 2023, 24, 25 तीनों के फुल ईयर है। एसेट्स देखेंगे तो लगभग 300 करोड़ के एसेट्स है, जम करके 600 करोड़ के हो गए, और यहाँ पर भी 20% का जम तो आया है डेफिनेटली, 720 करोड़ के एसेट्स हो गए। पहले 650 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद डबल हो गया, ऑलमोस्ट 1150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और यहाँ पर भी मोटा मोटी 20-30% का रेवेन्यू में जंप आया है, 1420 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर ये लोग ने पंच किया है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 32 करोड़ का प्रॉफिट था 650 करोड़ में, मतलब लगभग 4.5% के आसपास। और फिर यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे 1150 करोड़ पे 52% था, यानी कि यहाँ पर भी 4.5% के आसपास। 1400 करोड़ पे यहाँ पर 69 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास लोग प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्टेबल है 4.5-5%, क्योंकि रिफर्बिश्ड मार्केट में ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा ये लोग नहीं रख सकते, क्योंकि
अगर मैंने HP से या लिनोवो से या विजय सेल से मैंने कोई एक लैपटॉप सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया, मान लो वो 2-3 साल पुराना लैपटॉप है, उसको मान लो मैंने 15,000 में लिया, तो अगर मुझे वो मार्केट में बेचना है तो मैं उसको ऐसा नहीं कि 15,000 का लैपटॉप है उसको मैं 30,000 में बेच सकता हूँ, करेक्ट, क्योंकि 30,000 में तो फिर कोई भी बंदा नया लैपटॉप ले लेगा, वो सेकेंड हैंड क्यों लेगा। तो अगर मुझे बेचना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको 17,000 18,000 या मैक्सिमम 20,000 तक बेच सकता हूँ, उसके अंदर कुछ थोड़ा मोड़ा मेरा रिपेयरिंग कॉस्ट वो सब भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। एबिटा की बात करेंगे अगर हम लोग, तो एबिटा पहले 50 करोड़ का था, फिर 85 करोड़ के आसपास हो गया, और अब 126 करोड़ का एबिटा है। तो एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहाँ पर ठीक ठाक सा लग रहा है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो 81 करोड़ के रिजर्व्स थे, 132 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, और फिर 175 करोड़ के ऊपर थोड़े से रिजर्व्स है। तो रिजर्व्स यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ जा रही है आप देखोगे, बोरोइंग्स में 150 करोड़ की बोरोइंग्स डबल होकर 322 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई, और अभी लगभग 450 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो जितना रिजर्व्स है उसका ऑलमोस्ट 3 गुना बोरोइंग्स कंपनी के पास है, जो कि यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन और KPI की बात कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 2700 करोड़ की कंपनी है, डेफिनेटली इसको मैं स्मॉल कैप के हिसाब से कंसिडर करूँगा। अगर ROE की बात करूँगा तो 30% का ROE है, और ROCE 17% के ऊपर है। बहुत अच्छा ROE, बहुत अच्छा ROCE है। आपको अगर ROE और ROCE के बारे में नहीं पता है तो आप डेफिनेटली मेरा ROE और ROCE वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा ROE और ROCE का कितना इंपॉर्टेंस होता है फाइनेंशियल्स में। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे अगर, 1.95 का है मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो का, मेरा जो स्टेबल वो रहता है कि भाई 0.8 के नीचे रहना चाहिए, मतलब मेरा अगर एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रहता है इररिस्पेक्टिव इंडस्ट्री, मेरा वो रहता है कि 0.8 के नीचे रहना चाहिए। बट कोई कोई इंडस्ट्री में डेफिनेटली ऊपर नीचे भी होता है, अगर वो केपेक्स वाली इंडस्ट्री है, ओपेक्स वाली इंडस्ट्री, उसके ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 1.95, ये मुझे नहीं पता इंडस्ट्री के लेवल के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है ज़्यादा बुरा है। मैं इसको अगर मेरा जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है 0.8 या 1 के आसपास होना चाहिए, तो ये उससे डबल है, डेफिनेटली ये मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। पैट मार्जिन की बात करेंगे, जैसा हम लोग ने कैलकुलेट करता ऑलमोस्ट 5% का है। एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 9% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे 10 का है, जो कि मुझे थोड़ा सा हाई यहाँ पर लग रहा है। EPS की बात करते हैं तो 7.11 का EPS है प्री IPO, पोस्ट IPO है 6.05 का हो जाएगा। PE रेशियो की अगर बात करूँ तो 33 का है प्री IPO, पोस्ट IPO 39 का हो जाएगा। तो PE रेशियो भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो लग रहा है। PE रेशियो दोनों के ऊपर चैनल पे वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वैल्यूएशन समझ में नहीं आती है तो ये वैल्यूएशन मैट्रिक्स होते हैं। तो PE रेशियो और PB रेशियो दोनों के हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है, तो यहाँ पर ये लोग डेफिनेटली पैसे उठा रही है कि ये लोग की जो सब्सिडरी कंपनी है उसका और खुद का ये लोग का जो लोन है वो ये लोग को चुकता करना है, तो ये लोग उसके लिए पैसे उठा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी के पास जो 400 करोड़ जाएगा, ठीक है, जो 400 करोड़ जाएगा उसमें से लगभग ये लोग 320 करोड़ रुपए जो है वो ये लोग लोन चुकता करने में लगाएंगे, और जो 80 करोड़ रुपए बचे वो ये लोग को जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार पेयर एनालिसिस करके देख लेते हैं, मुझे नहीं पता इसके कोई पेयर है कि नहीं है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग को पीयर तो मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो GNG जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उसका EPS 7 का है। जो दूसरा इसका जो कंपनी है न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज उसका तो माइनस में है, तो यहाँ पर तो GNG अपना जीत जाता है। PE रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पर 39 का आ रहा था पोस्ट IPO, न्यू जैसा का 21 है। यहाँ पर GNG का PB रेशियो 10 के ऊपर का था, यहाँ पर PB रेशियो इसका 1.68 है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन के हिसाब से तो GNG महंगा है, बट अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ मतलब EPS के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि EPS से भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाता है। अगर EPS नेगेटिव है यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये न्यू जैसा जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी होगी। तो अगर GNG का वैल्यूएशन अच्छा है या हाई है, यानी कि इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है एज़ कम्पेयर टू दोनों कंपनी उसके मुकाबले, ठीक है। चलें यहाँ पर GMP की भी बात करके देख लेते हैं, GMP में क्या क्या नज़र आ रहा है आज तक का। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं 18 जुलाई को बना रहा हूँ, फ्राइडे के दिन पे। IPO आएगा वेंसडे को, ठीक है। तो लगभग मतलब IPO आके उसके बाद क्लोज होने तक मतलब 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते का टाइम है। तो जब तक लिस्टिंग होगी तब तक जो GMP का डेटा है वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। GMP की अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर इसका GMP का तो डेटा ही नहीं मिला है, ठीक है। अभी तक तो इसका GMP का डिटेल आया नहीं है, बट जैसे ही मुझे इसका GMP का डिटेल्स मिल जाएगा मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वीडियो के बाद में पिन कमेंट्स में जाके चेक कर सकते हो जैसे मुझे इसका कुछ अपडेट आ जाएगा।
तो चलिए अभी यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट बताते हैं। अभी देखो मुझे तो कंपनी अच्छी लग रही है, ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, बट जो डेटा के हिसाब से मैं जा रहा हूँ उस हिसाब से जो डेटा ये कह रहा है कि भाई ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, ठीक है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो एक मुझे थोड़ा डामाडोल लग रहा है, बट अगेन शायद इंडस्ट्री के हिसाब से वैसा ही होगा। अगर पीयर कंपैरिजन में करेंगे तो पीयर कंपैरिजन में भी कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसको डेफिनेटली मतलब ऐसा नहीं कि 5-6 लॉट या 4-5 लॉट से अप्लाई करने का सोच सकता हूँ, बट एक लॉट कहीं ना कहीं सोच सकता हूँ, अनटिल एंड अनलेस अगर मुझे कुछ इसके अंदर और रेड फ्लैग नहीं दिखता है तो, डेट टू इक्विटी रेशियो के अलावा। बट बाकी अगर बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से जब जो मैंने अभी तक जज करा हूँ उसके हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है, अप्लाई करने लायक हो सकती है। बट इसी सेम दिन एक दूसरी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस कंपनी का भी मैं एनालिसिस करूंगा और दोनों में से कोई एक कंपनी में अप्लाई करने का सोच सकता हूँ, या शायद दोनों में भी अप्लाई करूँ। अगर दोनों कंपनी मुझे अच्छी लगी या तो फिर दोनों में भी नहीं करूँगा, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आईपीओ आने के टाइम तक कोई और दूसरे आईपीओज आ रहे हैं या मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो। बट अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मैक्सिमम एक लॉट पे अप्लाई करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये हो गया मेरा फाइनल वर्डिक्ट। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आप अप्लाई करने का सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, और कंपनी के बारे में आपको क्या लगता है, इंडस्ट्री के बारे में क्या लगता है कि क्या ये सच में ग्रोइंग इंडस्ट्री है या ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, वो सब कुछ भी आप कमेंट करके बताना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, कमेंट करके बताना आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। मैं आपको मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।